गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ 24/7। मेरा नाम है अमनजोत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफआरबीएम एक्ट के बारे में। एफआरबीएम स्टैंड्स फॉर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात हम आज करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है रिलेटेड टू आवर ईएसआई सब्जेक्ट। अगर हम एफआरबीएम एक्ट की बात करें तो ना सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेबी हो गया, आपके नाबार्ड के एग्जाम से या किसी भी कमर्शियल बैंक का एग्जाम जब आप देते हो तो वहां पे ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये टॉपिक रिलेटेड है आपकी फिस्कल पॉलिसी से। एंड आपको पता है फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी फिस्कल पॉलिसी बना रही है, तो उससे रिलेटेड आपका टॉपिक, इसलिए हर जगह पे हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी नो एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू एंड द पीपीटी इज ऑल्सो विजिबल। आर वी गुड टू गो? गुड इवनिंग विनय, गुड इवनिंग शैलजा, जल्दी से बता दीजिए इज एवरीथिंग ओके? आर वी गुड टू गो? कंटिन्यू करें। सो एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि सेबी, सिडबी या फिर आप आरबीआई या नाबार्ड, किसी भी एनएचपी वगैरह किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके यूट्यूब सेशंस होंगे वो सभी सेशंस होंगे एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो कि अडर 24/7 ने स्टार्ट किया है, दैट इज अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज प्लेटफॉर्म। ये आपका यूट्यूब चैनल है जहां पे हमारे सारे रेगुलेटरी बॉडीज से रिलेटेड सेशंस हो रहे हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे पहली बार आए हैं या इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इस चैनल पर जितने भी सेशंस आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से रिलेटेड आ रहे हैं वो सब मिलते जाएं। ठीक है, चलिए एवरीथिंग इज ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफआरबीएम एक्ट को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम इसका थ्योरी थोड़ा सा देखेंगे, बिकॉज वी नो हमें दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करना है हमें एंड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी को। अगर मैं आपसे पूछूं फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है तो आप आंसर क्या देंगे? फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज तो इंडिया में दो टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हमारी कंट्री में दो टाइप की पॉलिसीज आती है, जिसमें से एक आपका फिस्कल पॉलिसी और एक आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आप लोग मुझे बताओ फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, कब बनाई जाती है, किस चीज से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आप बताओ, तब तक मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो इंडिया में दो टाइप की पॉलिसीज बनाई जाती है, एक है फिस्कल, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्राइस को स्टेबल करना, साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना। यानी कि आरबीआई के दो मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे। पहला है ये कि आपको क्या करना है, प्राइजेस को स्टेबल करना है, प्राइजेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, और दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है आरबीआई वो एक फाइनेंशियल ईयर में बनाई जाती है, जिसके रिव्यू 6 टाइम्स दिए जाते हैं। इन अ ईयर आपके जो रिव्यू हैं वो 6 टाइम्स दिए जाएंगे, यानी कि बाय मंथली रिव्यू आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के आते हैं। ठीक है, कैसे रिव्यू आएंगे? बाय मंथली, हर 2 महीने में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू देखे जाते हैं। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया कि आपका प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपका फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। नाउ ये जो बाय मंथली रिव्यू का ड्यूरेशन हमने स्टार्ट किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को हर 2 महीने में रिव्यू दिया जाएगा, ये हमारे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनका नाम है मिस्टर रघुराम गोविंद राजन, इन्होंने 2013 से स्टार्ट किया है। इट मीन्स 2013 के पहले की जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू था आपका क्वार्टरली बेसिस पे आता था, फिर बाय मंथली बेसिस पे आने लगा। कौन से फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है? आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है। ये डिटेल्स है रिलेटेड टू आपका मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपने अभी तक सिर्फ मुझे यही बताया कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, क्यों बनाता है ये भी तो बताओ, साथ में कितने टाइम के लिए बनाई जाती है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी फिस्कल पॉलिसी के रिव्यू कितनी बार आते हैं ये भी तो बताओ, सारी चीजें आपको बतानी है। देखो सबसे पहली चीज तो फिस्कल पॉलिसी कौन बना रहा है? बिल्कुल सही, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपका फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। ठीक है, आपका फिस्कल पॉलिसी कौन से फाइनेंशियल ईयर में बनाया जा रहा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च में आपका फिस्कल पॉलिसी बनाया जाता है। इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर बात की जाती है किसके बारे में? गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में बात की जाती है किस पॉलिसी के अंदर? आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट थिंग, जब यहाँ पे आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो हम सिंपली बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बजट।
आपका यूनियन बजट जो है उसके फॉर्म में आपकी फिस्कल पॉलिसी की जो भी रेटिंग्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। कौन बना रहा है, कब बना रहा है, क्या किया जाएगा, कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सारी चीजें अंडर द फिस्कल पॉलिसी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं बाय यूनियन बजट। ठीक है, यानी कि साल में एक बार आपका फिस्कल पॉलिसी आता है जो कि आपका यूनियन बजट है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ये फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, आपका जो यूनियन बजट है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में रखा गया है, जहां पे इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड को यूज नहीं किया गया है। किस वर्ड को यूज किया गया है? आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को यूज किया गया है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, जो कि आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है। नाउ अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप बताते हो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हमारे टूल्स हैं। जब मैं फिस्कल पॉलिसी के टूल्स की बात कर रही हूँ तो टैक्स रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के, ये टैक्स रेवेन्यू और जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, स्पेंडिंग जो भी गवर्नमेंट की, जितना भी खर्चा सरकार कर रही है, ये दोनों टूल्स हैं आपकी फिस्कल पॉलिसी के। ठीक है, ये किसके टूल्स हैं? आपके फिस्कल पॉलिसी के। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी की, होता क्या है। फिस्कल पॉलिसी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी था हमारे लिए क्योंकि हम FRBM एक्ट को समझने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल पॉलिसी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में बनाया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आप करते हो, वो भी किसके लिए? अपकमिंग ईयर के लिए। ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेटेड होने का मतलब क्या हो गया? एस्टिमेटेड मीन्स आने वाले साल के लिए आप इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाते हो, वो आपका कहलाता है क्या? यूनियन बजट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपका हमेशा क्या होगा? एस्टिमेटेड। आपको पता है ना, हम February 1 को अपना बजट प्रेजेंट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं 1 अप्रैल से। तो हमें पहले से थोड़ी ना पता है कि इतना ही खर्चा होगा, इतना ही कमाएंगे। हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी बजट हमारे आ रहे हैं वो क्या है? हमारे एस्टिमेटेड बजट हैं। जो भी बजट्स आप लेकर आ रहे हो वो कौन सा बजट है? एस्टिमेटेड बजट है। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले इसी एस्टिमेटेड बजट का क्या किया जाता है? रिवीजन किया जाता है, रिवाइज किया जाता है। ठीक है, इसी एस्टिमेटेड बजट को आप क्या कर लेते हो? रिवाइज कर लेते हो। यहां तक क्लियर हुआ? ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। अब आगे बात करते हैं FRBM एक्ट की। तो क्यों जरूरत पड़ी ये सब करने की, क्यों आप FRBM एक्ट को लेकर आए हो? इसका रीजन क्या है? सिंपल सा, यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी आपकी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी आपकी कौन सी पॉलिसी है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए। तो फिस्कल पॉलिसी आपकी कौन सी पॉलिसी हो गई? आपकी सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में कई सारे इश्यूज हम देख रहे थे। ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। इस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के होने के बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे इन द इकोनॉमी, और वो प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर आए? आपका FRBM एक्ट लेकर आए। तो सबसे पहली चीज तो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात करता है स्टेबिलिटी की और क्रेडिटेबिलिटी की। आपके देश की क्रेडिटेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। आपका स्टेबिलिटी भी आपकी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने बोला RBI मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है, तो RBI वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, पर RBI के साथ साथ स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी, जो गवर्नमेंट कहाँ कर रहा है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अगर हम बात करें 1991 की, तो 1991 रिफॉर्म्स आपको पता होंगे, हम LPG पॉलिसी लेकर आए थे। इसके पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी? हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी को चला रहे थे, यानी कि ज्यादातर ओनरशिप सरकार के हाथ में थी। प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत कम ऑफर्स मिलते थे डेवलपमेंट के या किसी भी सेक्टर में बिजनेस करने के। तो आपके रिफॉर्म्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, इसका एक रीजन ये था, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। FD से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, FD से आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट मत समझ लेना। चलो लेट मी राइट इट फुल। फिस्कल डेफिसिट है ना, यहाँ पे आपके फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। सब फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार घाटे में जा रही है। सरकार घाटे में कैसे जा रही है? सबसे पहली चीज, हम बजट बनाते हैं। बजट में हम बोलते हैं इनकम आप कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, वो आपका बजट है। अब बजट में जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है, इस सिचुएशन को आप बोलते हो डेफिसिट। इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, यानी कि आप घाटे में चले गए। अब जब सरकार घाटे में चली जाती है तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, और जो बोरोइंग आपकी आती है वही आपका फिस्कल डेफिसिट डिफाइन होता है। बोरोइंग मतलब आप उधार ले रहे हो। किससे लोगे उधार? बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन किससे ले सकता है? जल्दी से आंसर करो।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन किससे ले सकता है? आरबीआई से लेगा, पब्लिक से लेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेगा, किससे लोन ले सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे पहली चीज तो 1991 के रिफॉर्म्स में एक सबसे बड़ा इशू ये था, फिस्कल डेफिसिट सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि जो हमने लोन्स ले रखे थे वो लोन्स वापस करने की कंडीशन में भी हम नहीं थे, ये सिचुएशन में हम 1991 में पहुंच गए थे। तो फिर यहीं से बोला गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, सरकार इतना ही लोन लेती रही, सरकार इतना ज्यादा खर्चा करती रही, तो देश चलेगा कैसे? तो सरकार के इस एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, हम क्या लेकर आए? FRBM एक्ट लेकर आए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब सरकार जब लोन ले रही है, बेटा सरकार किसी से भी लोन ले सकती है। सरकार पब्लिक से भी फंड बोरो करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हो तो गवर्नमेंट किससे लोन ले रही है? हमसे पैसा ले रही है, पर वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में सरकार लेती है। लोन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकता है आरबीआई से, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंदर, और साथ में आपका बैंक रेट के ऊपर। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन ले सकता है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF है, एडीबी है, एनडीबी है, AIIB है, इनसे किसी से भी लोन ले सकता है। इसके अलावा अदर कंट्रीज से भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू लोन ले सकता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है? आपका फॉरेन सोर्स से आप लोन ले रहे हो, जिसके अंदर हम वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह के लोन को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट था वो लॉस में जा चुका है। उस बजट के लॉस में जाने के बाद सरकार ने पैसा बोरो करना स्टार्ट किया, लोन लेना स्टार्ट किया, और वही बोरोइंग इतनी बढ़ गई कि हम रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं बचे थे। तो फिर यहां से आई जरूरत निकल के किसकी? कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर हो सकता है कि सरकार तो पूरा पैसा जो है कर्ज में ले आए और फिर आप कंट्री को ना चला पाओ। अगर मान लो हम वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB इनके लोन वापस नहीं कर पाते तो ये क्या करेंगे? कंट्री को डिफॉल्टर घोषित कर देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं बैंक का लोन वापस नहीं कर रही हूं, तो बैंक मुझे क्या करेगा? डिफॉल्टर घोषित कर देगा। तो यहां पर अगर कंट्री किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का लोन वापस नहीं करती तो उस कंट्री को भी डिफॉल्टर कहा जा सकता है। तो इसी चीजों से, इन्हीं परेशानियों से देश को बचाने के लिए हम क्या लेकर आए? FRBM एक्ट लेकर आए। ठीक है, तो 1991 रिफॉर्म का एक रीजन है फिस्कल डेफिसिट। ऐसे तो बहुत सारे रीजन थे हमारे यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा जो जरूरी टॉपिक है वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण आपके 1991 के रिफॉर्म आए थे। LPG पॉलिसी आई थी जो कि इंडिया लेकर आया था ऑन द कंडीशन और ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि जब तक आप अपने फिस्कल डेफिसिट को स्टेबल नहीं करते हो, LPG पॉलिसी को नहीं लाते हो, न्यू रिफॉर्म्स को नहीं लेकर आते हो, तब तक हम आपको लोन नहीं देंगे। तो फिर हम क्या लेकर आए थे? LPG पॉलिसी को यहाँ पे लेकर आए थे। ठीक है, अच्छा व्हाट डज LPG स्टैंड्स फॉर? LPG का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बता दो। चलो इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पे कहा गया आफ्टर द 1991 क्राइसिस आपका बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दो चीजों पे काम करना है, सरकार को 2 पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये है आपका कि BOP क्राइसिस को संभालो। इसको संभालो, BOP क्राइसिस को संभालो। अब BOP क्या होता है शॉर्ट में बताती हूँ, डिटेल में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे BOP क्या है? आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बिटवीन द नेशन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, हम दोनों कंट्रीज के बीच में या हमारे और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का मतलब ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी, तो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हुए हैं उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्या हुआ? आप लोग LPG का फुल फॉर्म क्यों नहीं बता रहे हो? नहीं पता है आप लोगों को? स्टे एक्टिव इन द सेशन, है ना, सेशन में एक्टिव बने रहो, कमेंट करते रहा करो, पूछते रहा करो जो डाउट्स आते हैं। RBI ग्रेड बी का बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा आपका 21 मार्च से, और अभी आपके सेशंस जो हैं यूट्यूब पे चल रहे हैं, ESI के भी और FM के भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी एज वेल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, क्या बताई थी मैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में जाने का मतलब क्या हुआ? जितना पैसा हम दूसरे देशों से कमा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा हम दूसरे देशों को पे कर रहे हैं, इट मींस हम लॉस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए ही आपका कहा गया कि फिस्कल डेफिसिट जरूरी है। दूसरा चीज कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के साथ साथ आपको फोकस करना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। किसके ऊपर फोकस करो? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फोकस करो। तो ये दो मेजर रिफॉर्म से फोकस किया गया कि एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करो और दूसरा क्या करो? अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को खत्म करो। तो फिर यहां से जरूरत सामने आई FRBM एक्ट की, और FRBM एक्ट ने कहा कि अब हम क्या करेंगे? हम कंट्री में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएंगे। कंट्री में क्या करेंगे?
फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाएंगे। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का तरीका जो निकाला वो ये निकाला कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है और हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। ठीक है, क्या तरीका निकाला? फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का मतलब एक लिमिट लगा देना सरकार के ऊपर कि आप ऐसा बोरो भी कर रहे हो तो इतना ही बोरो करोगे, इससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकते। बिकॉज सरकार के बोरोइंग के कारण हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? हमें डेफिसिट फेस करना पड़ रहा है, आपकी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे असर पड़ रहा है। तो यहां बोला कि FRBM एक्ट ऐसा एक्ट है जो क्या करेगा? फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा कंट्री में, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी पे भी कंट्रोल किया जाएगा और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि RBI अपने लेवल पे इन्फ्लेशन के टारगेट को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो यहां से रीजन समझ में आया हमारा कि FRBM एक्ट लाया क्यों गया। लेट मी नो, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपका LPG है। लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है आपके रूल्स रेगुलेशंस को इजी करना। आपका जो लाइसेंस राज, परमिट राज और कोटा राज चला करता था उसी को खत्म किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर। प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इन द सेक्टर, है ना, इन टू वर्क इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। तो प्राइवेट कंपनीज को पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने के लिए अलाउ करना, वो आपका प्राइवेटाइजेशन है। व्हेन इट कम्स टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है टू ओपन योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी को ओपन करना मतलब आपको वर्ल्ड ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया कि जिससे चाहे उससे एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिससे चाहे उससे इंपोर्ट कर सकते हो। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो 1991 में आया था, जिसको इन डिटेल आपको पढ़ना है फॉर RBI ग्रेड बी। ठीक है, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहां तक सबको क्लियर है। अब आप बात करते हैं FRBM एक्ट की। हमारा रीजन जा बैकग्राउंड था, हमने डिस्कस कर लिया। अब FRBM एक्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये एक्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 2000। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया? 2000 ईयर में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आपके FRBM एक्ट को। किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय मिस्टर, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, यशवंत सिन्हा। मिस्टर यशवंत सिन्हा ने 2000 में इंट्रोड्यूस किया था FRBM एक्ट को पहली बार, और फिर इस एक्ट को अप्रूव किया गया। दिस एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया? हमारे यूनियन कैबिनेट ने। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, और अप्रूव कब किया? इन 2003। आपका 2003 में इस एक्ट को अप्रूव किया गया बाय यूनियन कैबिनेट। सारे ईयर्स याद रखने, इंट्रोड्यूस कब हुआ, अप्रूव कब हुआ और इफेक्टिव कब से हुआ। अब एट द एंड ये इफेक्टिव कब से हुआ? दिस एक्ट वाज इफेक्टिव फ्रॉम आपका 5th of July 2004, 5th of July 2004। ठीक है, तो समझ में आए यहाँ पे सबसे पहली चीज एक्ट को लाने की बात की गई 2000 में मिस्टर यशवंत सिन्हा के थ्रू। 2003 में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया कि ठीक है हम लेकर आ रहे हैं, FRBM को परमिशन दी गई है, एंड 2004 में जाकर इसको इफेक्टिव किया गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं FRBM एक्ट आया कब था तो आप ईयर क्या बताएंगे? FRBM एक्ट को लाया कब गया तो ईयर क्या होगा? 2000 होगा, 2003 होगा या 2004 होगा? बताइए आपका ईयर क्या होगा? 2000, 2003 और 2004, किस ईयर में आपका FRBM एक्ट आया? तो 2 में तो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिस्टर यशवंत सिन्हा, सेकंड आपका अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के थ्रू 2003 में, और इफेक्टिव हुआ ये कब से? आपका 2004 से। अर्जुन इज सेइंग 2003, ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट? बाकी लोगों का क्या कहना है, कब से आपका एक्ट आया है? अमन इज सेइंग 2003, राजेश्वरी इज सेइंग 2000, पायल इज सेइंग 2003। ठीक है, देखो 2000 में तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था बेटा, बिल थोड़ी पास हुआ था। एक्ट कब बनता है? जब आपका बिल पास होगा। कैबिनेट ने अप्रूव कब किया? 2003 में किया। तो इट इज ऑब्वियस आपका कौन सा एक्ट है? 2003। यार ये तो थंबनेल में देख के ही आंसर कर सकते थे आप लोग। थंबनेल में लिखा है ना FRBM एक्ट 2003, डिस्क्रिप्शन में लिखा है वीडियो की 2003, वहां से भी आंसर कर सकते थे। तो चलो सिंपल क्या हो गया, इंट्रोड्यूस किया गया 2000 में, अप्रूव किया गया 2003 में, इफेक्टिव हुआ 2004 से, और ये इफेक्टिव हुआ 4 से, पर इसका एक्ट जो बन चुका था वो 2003 में बन चुका था। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका कब लाया गया FRBM एक्ट। अब ये FRBM एक्ट कर क्या रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करेगा कंट्री में।
इसका काम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना और रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि एलिमिनेट भी करना है। किसको एलिमिनेट करना है? रेवेन्यू डेफिसिट को। जो पहला टारगेट इसमें लिया गया था वो टारगेट ये था कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है, यानी कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट 0% होना चाहिए एंड आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपका 3% होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करो और रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करो, ये पहला टारगेट था आपका एफआरबीएम एक्ट का। ठीक है, क्यों करना है? इससे क्या होगा? द एक्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज फॉर इंडिया टू अचीव द फिस्कल स्टेबिलिटी। इस एक्ट का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ये है कि धीरे धीरे जब हम फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट को हम खत्म कर देंगे, तो आपकी इकोनॉमी जो है फिस्कल स्टेबिलिटी को ले चुकी होगी और साथ में आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी टू डील विद इन्फ्लेशन इन इंडिया। और आरबीआई इन्फ्लेशन से डील कर पाएगा अगर फिस्कल स्टेबिलिटी बनी रही इकोनॉमी में तो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ, इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ एफआरबीएम एक्ट को लाया गया। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ, हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, ये इन्फ्लेशन टारगेट्स कौन डिसाइड करता है? एट प्रेजेंट इन इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट्स किसके थ्रू डिसाइड किए जाते हैं? कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, सीएसओ कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, या कौन करता है? वो डिसाइड्स कि आपका इन्फ्लेशन का टारगेट कितना लेकर चलना है फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बताइए। चलो, एवरीवन इज गिविंग डिफरेंट आंसर्स, सभी लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हो। आरबीआई, सीएसओ, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कभी भी वो वर्ड्स यूज नहीं करने लाइक आई गेस, आई थिंक, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज में आपका जो आंसर आया उसको देख के मेरे को याद आया कि मुझे आपको ये बताना चाहिए कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देते वक्त आपको हमेशा याद रखना है जो टर्म आपको आती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, या जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जितना भी आप जानते हो उस चीज को आप आंसर कर दो। बट डोंट यूज वर्ड लाइक आई गेस, आई थिंक, मुझे लगता है, हो सकता है, ऐसे वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, है ना। इट शोज कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि आंसर ये है या नहीं है, तो फिर आपका इंटरव्यूअर उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो रिमेंबर दिस कि इंटरव्यू में ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज वी नो हम आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि फेज 1 और फेज 2 को क्वालिफाई करें, हमें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए इन चीजों पे अभी से ध्यान दो, बिकॉज दीज आर ह्यूमन नेचर्स। आपके नेचर में एक बार चीज बन गई कि आप इस तरीके से आंसर करो तो आप हमेशा इसी तरीके से आंसर करोगे, तो उस चीजों पर ध्यान दो। चलो, एवरीवन इज सेइंग आरबीआई आरबीआई आरबीआई, सब गलत है। आपका इन्फ्लेशन टारगेट जो लिया जाता है वो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कंसल्ट करके, दोनों के कंसल्टेशन के थ्रू आपका दिया जाता है इन्फ्लेशन टारगेट, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू के थ्रू हमें बताया जाता है, जो कि रिसेंटली आपका टारगेट है 4% प्लस माइनस सीलिंग ऑफ 2%। ठीक है, ये टारगेट कौन ले रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आपके 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड एंड 3 फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइड। तो यहाँ पे सरकार और आरबीआई दोनों आफ्टर कंसल्टिंग विद ईच अदर आपके इन्फ्लेशन टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी करेंटली चल रहा है 4% प्लस माइनस 2% आपका रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखो, ये जरूरी है। ठीक है, चीजें बहुत बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। चलो, तो ये हो गया एफआरबीएम एक्ट। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि आरबीआई कंट्री में इन्फ्लेशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाए और साथ में कंट्री में फिस्कल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए आप एफआरबीएम एक्ट को लेकर आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब एफआरबीएम एक्ट करेगा क्या? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एफआरबीएम एक्ट? तो की फीचर्स ये हैं कि हमारा यूनियन बजट जब भी प्रेजेंट किया जा रहा है, अच्छा कौन प्रेजेंट करता है यूनियन बजट? हमारी कंट्री का यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है, जल्दी से ये बताओ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यूनियन बजट जब भी प्रेजेंट किया जाएगा, उस यूनियन बजट को प्रेजेंट करने से पहले पार्लियामेंट में 3 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने होंगे एनुअली। आपके एनुअली 3 डॉक्यूमेंट्स आने जरूरी हैं जो पार्लियामेंट में आप प्रेजेंट करोगे बिफोर यूनियन बजट। और प्रेजेंट कौन करेगा ये आप मुझे बताओगे कि यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है। वेरी गुड, फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे हम। फाइनेंस मिनिस्टर आपका यूनियन बजट प्रेजेंट करते हैं। तो बजट प्रेजेंट करने के पहले फाइनेंस मिनिस्टर को ये 3 डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के नाम क्या है आपके? फर्स्ट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, थर्ड इज फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट।
अब ये 3 स्टेटमेंट्स तो हैं, इनके नाम रट लेना, याद कर लेना अच्छे से, बिकॉज ये याद होने चाहिए आपको। अब ये करते क्या है, जैसे कि अगर मैं मीडियम टर्म में बात करूं तो किस चीज का स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट किस चीज का, और साथ में फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आपका क्या है, क्या यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीडियम टर्म को। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे कहा गया है कि आपके जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं, है ना, जो भी टारगेट्स आप सेट कर रहे हो, किस चीज के टारगेट, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के। आप अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर, हर साल बजट में सरकार यही तो करता है ना, सर्टेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के टारगेट को सेट करता है कि हमें इतना फिस्कल डेफिसिट रखना है, इतना हमें रेवेन्यू डेफिसिट रखना है, इतना लोन हम ले सकते हैं, ये सारे टारगेट्स आते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के टारगेट जो आप सेट कर रहे हो, ये टारगेट जो हैं ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी मार्केट प्राइस पे आपको सेट करने हैं। किसके परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ जीडीपी मार्केट प्राइस पे ये टारगेट्स आपको सेट करने हैं, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आपके टारगेट है। ये कहा गया है पहले स्टेटमेंट में, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, जीडीपी आप सब लोग जानते हो क्या होता है। अब ये नहीं कि फुल फॉर्म बता के छोड़ दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नहीं, उतना मुझे पता है आप लोगों को आता है। जीडीपी है क्या, ये बताओ मुझे, व्हाट एक्चुअली जीडीपी मींस, है ना, फुल फॉर्म मत बताना। तो ये कहा गया कि टारगेट जो आप सेट कर रहे हो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी मार्केट प्राइस पे ही सेट किए जाएंगे। अब ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो पहला इंडिकेटर आता है यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट, फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। सेकेंड आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, सेकेंड इज फिस्कल डेफिसिट। जब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आता है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। एंड फोर्थ आता है आपका दैट इज डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर्स को कहा गया है कि ये चारों इंडिकेटर्स जो आपके हैं वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी मार्केट प्राइस पे सेट किए जाने चाहिए। किसके परसेंटेज पे सेट करोगे, जीडीपी मार्केट प्राइस के परसेंटेज पे सेट करोगे। होता क्या है जीडीपी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री बाउंड्री, ठीक है। फाइनल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, वेरी गुड। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड। एवरीवन इज गिविंग द राइट डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए वो आपका जीडीपी है। पर यहाँ पे जीडीपी मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि आपकी जीडीपी जो है ये 4 इंजन से मिलकर बनी है। कितने इंजन से मिलकर बनी है, 4 इंजन से मिलकर बनी है। इस जीडीपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इंजन जो है वो हम लोग हैं, हम लोग यानी कि हाउस होल्ड। तो 4 इंजन में सबसे पहले आता है आपका हाउस होल्ड, सेकेंड आता है आपका प्राइवेट बिजनेसेस यानी कि बिजनेस फॉर्म्स जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है यहाँ पे, थर्ड आता है आपका गवर्नमेंट, सरकार हमारा एक इंजन है, और फोर्थ आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 इंजन्स हैं जिनसे मिलकर हमारी जीडीपी चल रही है। कौन कौन से, अगेन आई एम रिपीटिंग, हाउस होल्ड्स यानी कि हम लोग, प्राइवेट इन्वेस्टर्स यानी कि बिजनेस फर्म्स, देन सरकार, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, और फिर आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां से जीडीपी का जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज आपका कंजम्पशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही हूँ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपके जीडीपी का फॉर्मूला है, ठीक है। कंजम्पशन होता है बाय हाउस होल्ड्स यानी कि हम लोगों के थ्रू, हम जितनी डिमांड करें वो सब आता है आपका कंजम्पशन के अंदर। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस फॉर्म्स के थ्रू जो खर्चा किया जा रहा है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा कर रही है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपके जीडीपी के 4 इंजन है, इनसे आपका जीडीपी चल रहा है। पर जब हम बात कर रहे हैं जीडीपी मार्केट प्राइस की, तो मार्केट प्राइस आपको पता है जिसपे हम लोग परचेस कर रहे हैं, द एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर्स इज योर मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में आपको हमेशा पता है क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, नेट एक्सपोर्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स की आप बात करते हो तो ये आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है। वेरी गुड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, वेरी गुड। तो आप में यहाँ पे और क्या चीज ऐड कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मार्केट प्राइस से पूछा गया, ठीक है। अब इसी की वैल्यू, जितनी भी जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू आएगी उसी के परसेंटेज में आपको बताना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स टू जीडीपी रेशियो और डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो कर्ज होगा सरकार का वो टोटल कितना होगा। तो पहले स्टेटमेंट में क्या करना है सबको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार ओके और यस लिख दो या क्लियर लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है जो 4 टारगेट्स आपको डिसाइड करने हैं वो चारों टारगेट जो हैं वो जीडीपी मार्केट प्राइस के परसेंटेज में होने चाहिए। वो 4 टारगेट्स क्या होंगे मैंने यहाँ पे लिख दिए, रेवेन्यू, फिस्कल, टैक्स टू जीडीपी, डेट टू एट द एंड ऑफ द ईयर।
क्लियर है सबको? चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन नेक्स्ट बात करें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट की। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब देखो मैक्रो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, तो मैक्रो इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करो। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी में आपको किसके बारे में बताएगा, ये आपको बताएगा द एक्चुअल कंडीशन ऑफ योर इकोनॉमी, द ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी बताया जाता है किसके अंदर, आपके सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर। तो सिंपली हम लिखेंगे स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कंटेन्स एन ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू मैक्रो इकोनॉमिक है तो यहाँ पे पूरा ओवरव्यू होगा ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी का ओवरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, कि आपका नेशनल इनकम क्या है, आपका जीडीपी क्या है, आपके सारे इंडिकेटर्स क्या हैं, सभी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। किस सेक्टर में आप बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट की, किस सेक्टर में आप बात कर रहे हो डिसइन्वेस्टमेंट की, वो सब आपका यहाँ पे बताया जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट कंटेन्स एन ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, साथ में इट इंक्लूड्स असेसमेंट, ठीक है, क्या कर रहा है, असेसमेंट इंक्लूड कर रहा है रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, तो पहली चीज तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंटेन करता है आपका ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, है ना, आपके इकोनॉमी के ओवरव्यू को इंक्लूड कर रहा है। और ओवरव्यू में क्या बता रहा है आपको, ओवरव्यू में सिंपल बताया जा रहा है, साथ में जीडीपी ग्रोथ रेट आपका क्या हो सकता है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट आपका क्या होगा उसको भी इंक्लूड करता है। बस इतना ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें आप अपनी पूरी इकोनॉमी का स्टेटमेंट बता रहे हो कि हमारी इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है। सेकेंड थिंग आप बता रहे हो कि असेसमेंट भी साथ में कर रहे हो, जीडीपी ग्रोथ रेट हम कितना करेंगे इस बार, उसका असेसमेंट आप बता रहे हो। अब देखो जब जीडीपी ग्रोथ रेट बता रहे हो तो इट मीन सब कुछ इंक्लूड होगा। जैसे कि अगर मैं जीडीपी की बात करूं यहां पर, अगर मैं 1 सेकेंड, जब आप ये बता रहे हो कि आपका जीडीपी कितना होगा, है ना, जीडीपी आप कितना बढ़ाओगे, तो जीडीपी इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन कितना बढ़ाने वाले हो, आउटपुट कितना बढ़ाने वाले हो। प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो यहां से पता चलेगा आप एम्प्लॉयमेंट कितना ला रहे हो। एम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू योर पर कैपिटा इनकम, तो बताएगा पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ेगा, देन आपका नेशनल इनकम कितना बढ़ेगा। ठीक है, देन जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इट मींस आपका कंट्री में इन्फ्लेशन कितना होगा ये भी डिसाइड किया जाएगा। इन्फ्लेशन से प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है, यहाँ पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या असर होगा ये भी आपको पता चलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसे चेंज हो रहा है ये भी पता चलेगा। देन इट मींस वी कैन से सिंपली कि आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ओवरऑल किसकी बात कर रहा है ये स्टेटमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसीलिए तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हम बोल रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बताने का मतलब ओवरऑल सभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में आपको पता चल गया। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही सेम टर्म्स हैं कि अलग अलग हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सेम कॉन्सेप्ट ही कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, बताओ। तो यहां तक समझ में आया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या करना है मैंने आपको बता दिया, जहां पे हम बोल रहे हैं ग्रोथ रेट आपका बताया जाएगा और साथ में ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी दिया जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर, तब तक आप मुझे बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है कि अलग अलग है, और अलग अलग है तो डिफरेंस क्या है ये भी बताना है। चलो, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सरकार को स्टेटमेंट देना है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डिसाइड द प्रायोरिटीज। ठीक है, प्रायोरिटीज यहां पे डिसाइड करनी पड़ेगी, किस चीज को लेकर प्रायोरिटीज, ठीक है, किस चीज को लेकर प्रायोरिटीज की बात हम कर रहे हैं इन फिस्कल एरिया, आपके जो फिस्कल एरियाज हैं उनकी बात कर रहे हैं। डिफरेंट है बेटा, क्या डिफरेंट है यही तो बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पर क्या डिफरेंस है यही आपको बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बोला आपका डिसाइड करना है प्रायोरिटीज इन फिस्कल एरियाज। आपके फिस्कल एरियाज क्या होंगे, सिंपल कि आपको कितना स्पेंड किस सेक्टर में करना है, आपके टैक्सेशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, है ना, टैक्सेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे आप क्या चेंजेस करोगे, कितना एक्सपेंडिचर आप कहाँ पे करने वाले हो, एक्सेट्रा। तो इन चीज की प्रायोरिटी सरकार को बतानी पड़ेगी फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में कि इस साल की हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। इस साल हम एग्रीकल्चर को फोकस करें, इस साल हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फोकस करें, इस साल हम
कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर फोकस करेंगे। कहाँ फोकस कर रहे हो, प्रायोरिटीज करके बताओ कि जितने भी आपके फिस्कल एरियाज हैं वहां पे आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, किसको सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्सेशन में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके एक्सपेंडिचर में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब आपको बताने हैं। ये हो गया आपका थर्ड स्टेटमेंट। वेरी गुड राजेश्वरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर, ठीक है। ग्रोथ इज अ क्वालिटेटिव मेजर एंड डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी को बताता है, और आपका डेवलपमेंट जो है क्वालिटी को बताता है, ठीक है। वेरी गुड। ग्रोथ यूनिडायमेंशनल है, डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। इट मीन्स सेशंस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है, दैट इज गुड। जितने भी सेशंस हैं, अगर आपने बाद में सेशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे से नहीं कर रहे हो, तो आई वुड से कि जितने भी सेशंस यूट्यूब पे हो चुके हैं उन सबको देख लो, सभी सेशंस के शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। आपको सभी सेशंस के शॉर्ट नोट्स बनाने, ये लो, क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, किसके, सभी सेशंस के, जरूरी हैं। अभी से शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि एट द एंड जब एग्जाम आ जाएगा तब परेशान नहीं होना पड़ेगा कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। तो जितने सेशंस आपके यूट्यूब पे हो रहे हैं और जब से आपकी पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, ये पूरा स्लाइड क्लियर है सबको? लेट मी नो, पूरी स्लाइड क्लियर है, आगे बढ़ें। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, ये जो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आप बता रहे हो, ये आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, फॉर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में आपका टारगेट क्या रहेगा, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो। चलो यहां तक सबको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया, FRBM एक्ट प्रपोज दैट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रेवेन्यू, टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू बी प्रोजेक्टेड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इन द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहला स्टेटमेंट जो है क्या बोला गया है कि आपके जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का आप टारगेट ले रहे हो, वो टारगेट आपका GDP मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, यही चीज कहा गया है। तो दिस इज द मेन की फीचर ऑफ FRBM एक्ट, जो सरकार को हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, आपके जो टारगेट्स FRBM एक्ट के अंदर लिए गए थे वो टारगेट्स क्या थे। सबसे पहले कहा था रिड्यूस करना है रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को सिस्टमैटिक मैनर में, कि एक सिस्टमैटिक मैनर में आप फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करोगे। जहां पे पहला टारगेट ये लिया गया कि फिस्कल डेफिसिट हमें 3% करना है और रेवेन्यू डेफिसिट हमें 0% करना है। इट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट को हमेशा से बात की गई है एलिमिनेट करने की, खत्म करने की, और फिस्कल डेफिसिट की बात ली गई है रिड्यूस करने की, ठीक है। अब देखो, जब रेवेन्यू डेफिसिट आपका 0 हो जाएगा तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी 0 हो जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट जब करोगे तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी 0 हो जाएगा, एंड फिस्कल डेफिसिट आपको 3% करना है। और ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या कहा, टू अचीव दिस टारगेट एवरी ईयर वी शुड डिक्रीज रेवेन्यू डेफिसिट बाय 0.5% एंड फिस्कल डेफिसिट बाय 0.3%। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 2009 तक इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ये पहला टारगेट था आपके FRBM एक्ट का, पर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए, किसी भी तरीके से आपका FRBM एक्ट की रिकमेंडेशंस जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। देन फिर सेकंड कहा गया, फिर टारगेट सेट कर दिया 2021 के लिए, जहां पे फिस्कल डेफिसिट को 3% एंड रेवेन्यू डेफिसिट को अगेन 0% करने की बात करी। एंड अगेन हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, अगेन यानी कि सेकंड टारगेट जो आपका 2021 का था ये भी अभी तक अचीव नहीं हुआ है। नाउ जो न्यू रिकमेंडेशंस हुए हैं, है ना, अब क्या हो गया, आपके FRBM एक्ट में कुछ न्यू रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जो कि फाइनेंस कमीशन के थ्रू भी दिए गए हैं। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है आपको पता है मिस्टर NK सिंह है, तो NK सिंह कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के थ्रू कुछ न्यू रिकमेंडेशंस दिए गए थे। इनको हम किसी अदर सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स ऑफ आपका डिस्कस कर रहे हैं FRBM एक्ट। अदर सेशन जो हम लेकर आएंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यू रिकमेंडेशंस की बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है आपका, उस फाइनेंस कमीशन ने आपका 21-22 का स्टेटमेंट दिया था, रिपोर्ट दी थी, और 21-26 फाइनेंशियल ईयर की भी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की थी, है ना, 21-26 फाइनेंशियल ईयर की भी रिपोर्ट दी थी। तो उन दोनों को किसी अदर सेशन में कवर करेंगे। आज हमने बेसिक देख लिया कि FRBM एक्ट को क्यों लाया गया, क्या जरूरत थी, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होंगी,
और नेक्स्ट थिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका टारगेट था जो पहले 2009 तक अचीव करना था, फिर 2021 तक अचीव करने की बात करी और दोनों हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए। नाउ नेक्स्ट रिकमेंडेशंस जो यहाँ पे दिए गए हैं वो दिए गए हैं मिस्टर एनके सिंह के थ्रू। मिस्टर एनके सिंह आप जानते हो कौन है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। तो द टास्क ऑफ कमिटी वाज रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ FRBM एक्ट एंड सजेस्ट द नेसेसरी चेंजेस टू द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। क्या नेसेसरी चेंजेस इन्होंने दिए, इन्होंने कमिटी ने कहा कि गवर्नमेंट मस्ट टारगेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP इन ईयर्स अप टू March 31, 2020। कि सरकार को क्या करना चाहिए, 2020 तक आप क्या कर लोगे, 3% का फिस्कल डेफिसिट अचीव कर लोगे। देन फिर आप 2021 में 2.8 अचीव कर लोगे और 23 तक आप 2.5% अचीव कर लोगे। ये टारगेट्स, ये रिकमेंडेशन एनके सिंह कमेटी ने दिया था। अगेन यहाँ पे भी हम हो गए फेल, यानी कि इसके रिकमेंडेशन में भी क्या देखा गया, फेलियर देखा गया। तो आज तक जितने भी टारगेट्स हमने फिस्कल डेफिसिट के लिए हैं अंडर द FRBM एक्ट हम अचीव नहीं कर पाए, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरी तरीके से फेल हो गया है, ये यूजलेस है, नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के हमने काफी हद तक गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट के जो डेफिसिट्स हैं, उनको कंट्रोल किया है। तो हम उस सिचुएशन में तो नहीं पहुंच रहे जो हम 1991 की सिचुएशन में पहुंचे थे। तो इट इज ऑब्वियस यहाँ पे FRBM एक्ट के थ्रू क्या किया गया, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल किया गया। बट यस अगेन जो टारगेट्स यहाँ पे लिए गए थे वो एक बार भी अभी तक अचीव नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड जो अदर टारगेट्स हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स हैं उनको हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आपको पता है आपके जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके रिलेटेड होंगे करंट प्लस स्टैटिक। जब भी आप RBI ग्रेड बी या किसी भी ग्रेड लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना होता ये टॉपिक है क्या, उस टॉपिक से रीसेंट रिपोर्ट जितनी भी आई है, रीसेंट अपडेशंस जो है वो भी आपको पढ़ने होते हैं। तो अगेन FRBM एक्ट और एनके सिंह कमेटी यानी कि फाइनेंस कमीशन के थ्रू जितने भी नए रिकमेंडेशंस हुए हैं वो भी हमें यहाँ पे कवर करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक रिलेटेड टू आपका FRBM एक्ट। आई होप FRBM एक्ट से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब अगर कभी आप कोई न्यूज़ पढ़ते हो FRBM एक्ट से रिलेटेड तो आई थिंक आप अब कंफ्यूज नहीं होगे कि ये होता क्या है। नाउ यहाँ पे कुछ डेफिशिट्स की हमने बात करी है, वो डेफिशिट्स मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। इन डिटेल जब हम फिस्कल पॉलिसी को पढ़ेंगे तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये सुनो कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले हमें पता है सरकार बनाती है बजट। बजट मीन्स सिंपल आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट। साल भर में कितना कमाएंगे, साल भर में कितना खर्च करेंगे, इसका स्टेटमेंट आपका बजट होता है। इसी बजट में अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होता है तो उसको हम बोल देते हैं डेफिसिट यानी कि घाटा। अब जब गवर्नमेंट का ओवरऑल बजट लॉस में जाएगा तो उस डेफिसिट को कहा जाता है बजटरी डेफिसिट। क्या कहा जाता है, बजटरी डेफिसिट। यानी कि जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपकी टोटल इनकम से तो उसको कहा जाता है आपका क्या, बजटरी डेफिसिट, राइट। अब ये हो गया बजटरी डेफिसिट, यानी कि सरकार ने साल भर में जितना कमाया उससे ज्यादा सरकार ने खर्च कर दिया। जितना कमाया उससे ज्यादा क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैसे करेगी, फिर डेवलपमेंट के लिए सरकार करती है पैसा बोरो। क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा बोरो करती है। अब जो भी पैसा सरकार बोरो करती है वो आपका रिप्रेजेंट करता है फिस्कल डेफिसिट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट करता है आपका बजटरी डेफिसिट प्लस अदर बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। वो बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज RBI से लिया हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया हो सकता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू लिया हो सकता है। यानी कि बजट लॉस में जाने के बाद, बजट में डेफिसिट होने के बाद जितना भी आपका अमाउंट बचा है ना, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए अभी और पैसों की जरूरत है, तो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए आपके पास क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट में आप फंड को बोरो करते हो, पैसों को बोरो करते हो, ठीक है। वो क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट। तो आई थिंक फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे क्लियर होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। जब आप बजट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखा होगा यहाँ पे तो आपको पहले से पता होगा। तो बजट के दो कंपोनेंट है, एक रेवेन्यू और एक आपका कैपिटल। जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो ये आपका शॉर्ट टर्म बजट होता है, डेली बेसिस पे जो सरकार इनकम कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर डेफिसिट होता है इट मींस डेली बेसिस का जो खर्चा है वो ज्यादा हुआ है और इनकम कम हुई है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो वो आपका कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट आप कैसे पढ़ोगे, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बजटरी डेफिसिट प्लस अदर बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज। अब अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या होगा, सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। बताओ फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर है, फिस्कल और रेवेन्यू क्लियर है सबको। चलिए तब तक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है,
दैट कि आपका आरबीआई का बैच जो है वो 21 से स्टार्ट होने जा रहा है, 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एज वी नो हम आरबीआई का नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च लास्ट वीक तक आपका आरबीआई नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 21 से हम क्या कर रहे हैं, बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच पूरी तरीके से अपडेट है आपके एडो 24/7 एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पे आपका 21 मार्च से बैच है। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं कि क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी। एंड दिस बैच इज फॉर फेज 1 एंड फेज 2 बोथ। आपके कंप्लीट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को ये कवर करेगा। तो यहाँ पे आपका ईएसआई, एफएम और न्यूमेरिकल्स जो आपको देखने को मिलेंगे फेज 2 में, उसको फर्स्ट डे से ही कवर किया जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ टू एनरोल। यहाँ पे एक और चीज आपको करनी है। सबसे पहली चीज तो स्टडी प्लान जरूर देख लो। बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप एनरोल कर चुके हो, उसके पहले भी स्टडी प्लान देख लो, बिकॉज आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि आरबीआई का सिलेबस है क्या और कहाँ पे कितनी चीजें पढ़नी। तो डू डाउनलोड द स्टडी प्लान फ्रॉम हियर, है ना, और टॉपिक्स को वहां पे देखो। जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो उनको आप डिटेल में पढ़ लोगे, पर स्टिल आपको क्या करना है, अभी स्टडी प्लान को चेक करना है, ताकि आप क्या कर सके, टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर सके कितनी चीजें आपको पढ़नी है। नाउ इस बैच को एनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज अ कोड दैट इज Y343। Y343 कोड जब आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 77% डिस्काउंट। अगेन अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए 1%, तो आप यही पर्टिकुलर बैच, सेम बैच आरबीआई ग्रेड बी का जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है आपका फेज 1 प्लस फेज 2, इसको परचेस कर सकते हो एडो 24/7 के एप्लीकेशन से, जहां पे आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा। एंड इफ यू डू नॉट हैव एडो 24/7 एप्लीकेशन तो डाउनलोड करो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की क्विज वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज आपको पता है रीजनिंग है जो आपके फेज 1 में सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स रख रहा है, यानी कि 60 मार्क्स का आपका रीजनिंग है, 80 का आपका जीए, 60 का आपका रीजनिंग है। तो रीजनिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरबीआई में ये है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल रीजनिंग में हमारे नेगेटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आरबीआई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टाइम अलॉट किया जाता है, सब बहुत कम होता है, आपके टाइम बहुत कम पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए एडो 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से टाइम बेस्ड क्विज जो है, चाहे वो टॉपिक बेस्ड हो या फिर मिक्स क्विज हो, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड किस लेवल पे ज्वाइन करना है, किस लेवल पे आपको क्विज सॉल्व करनी, तो एसबीआई पीओ लेवल की क्विजेस आपको सॉल्व करनी है, बिकॉज आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि लेवल तो टफ होगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के अभी से प्रैक्टिस करो। और अगर आप ये बैच परचेस करते हो एडो 24/7 से, तो 1% एडिशनल डिस्काउंट भी रहेगा। देन वो कैंडिडेट जो आपके ऑल भी ग्रेड लेवल एग्जाम्स देते हैं या कमर्शियल बैंक के एग्जाम्स देते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, महापैक को परचेस कर सकते हो। जब आप बैंक महापैक, अच्छा महापैक भी कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल होगा, बैंक महापैक आपको यहाँ पे परचेस करना है, क्योंकि महापैक प्लस जो है आपका वो कवर करेगा आपके सभी एग्जाम्स को। महापैक में रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन इंक्लूड नहीं है, आपको बैंक महापैक प्लस परचेस करना होगा। इसमें आपके सभी कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम, आपके सभी इंश्योरेंस एग्जाम, आपके सभी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम जो है वो कवर रहेंगे। परचेस करने का आपका तरीका वही है। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस व्यू ऑफर पे जाना है। जब आप व्यू ऑफर पे जाएंगे तो आपको ये कोड यूज करना है, दैट इज Y343। इस कोड को जब आप यूज करोगे तो यू विल गेट 77% डिस्काउंट। एडिशनल 1% डिस्काउंट के लिए चले जाओ कहाँ पे, एडो 24/7 के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो बैंक महापैक प्लस आपके लिए फायदेमंद क्यों है, क्योंकि आपको अलग अलग बैचेस नहीं परचेस करने, और साथ में यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेंगे, ई बुक्स भी इंक्लूड रहेंगे, यानी कि ओवरऑल आपका जितना भी कंटेंट है, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस और आपका रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम का, सब कुछ आपको बैंक महापैक प्लस में मिलेगा। सिडबी भी काउंट किया जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, सिडबी भी इसी के अंदर रहेगा। अच्छा, सिडबी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन, सिडबी के सेशंस भी यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि आपका ईएसआई का जो सेशन है वो टीटीएस पे लगेगा, है ना। आपका जो वीक डेज हैं टीटीएस पे आपका ईएसआई का सेशन लगेगा एट 3 PM पे आपका सेशन रहेगा सिडबी का। और सिडबी भी बैंक महापैक में प्लस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट थिंग, सिडबी का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है आपका 12 मार्च से। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जहां पे हमने डिस्कस किया एफआरबीएम एक्ट को। इन द फर्दर सेशंस हम डिस्कस करेंगे इसके लेटेस्ट रिकमेंडेशंस क्या है और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड स्टे सेफ।